प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग के साथ पंचकूला में की समीक्षा बैठक। कहा, अपराध रोकने के लिए पुलिस को दिया फ्री हैंड, अवैध इमिग्रेशन की रोकथाम को बजट सत्र में आएगा बिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक कर किसानों व एफपीओ के सदस्यों से की चर्चा। कहा, किसानों की आर्थिक खुशहाली है सरकार का ध्येय, बजट में बनाई जाएंगी नई योजनाएं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, मानवीय गलतियों के चलते होते हैं 80% सड़क हादसे। ड्राइवरों की थकान दूर करने के लिए सड़क किनारे आराम गृह बनाने का दिया सुझाव। और महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष रेडियो एफएम चैनल कुंभ वाणी का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ के सनातन संदेश को देश विदेश तक ले जा रहा प्रसार भारती। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए आज पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में सामने आया है कि हरियाणा में गत वर्षों में अपराध में कमी आई है। साइबर अपराध रोकने में भी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। इसी का नतीजा है कि अब तक 3000 से ज्यादा गांव और वार्ड नशा मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक वारदात में पुलिस का रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने के लिए आज आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों की रोकथाम के लिए बजट सत्र में विशेष बिल लाया जाएगा। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिलानों में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और फरवरी के अंत तक पूरे प्रदेश में इन्हें चंडीगढ़ की तर्ज पर लागू कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं भारत पिनल कोड, उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव चर्चा के दौरान किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। वहीं दूसरे सेशन में एफपीओ से जुड़े किसानों से चर्चा हुई। एफपीओ की फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चर्चा में जो सुझाव आए हैं उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।
जाएगा। प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदन बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी ले पाएं। इसी कड़ी में ई मंडी और दूसरे विकल्प बनाए जा रहे हैं। किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। हम ये भी देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। हमारा छोटा किसान है 70% के पास, क्योंकि हमारा जो किसान है उसकी इनकम कैसे बढ़े। आपके बहुमूल्य सुझाव वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए उस किसान तक लाभ पहुंचे कि हम कहीं से कहीं माल को ले जाने में या बेचने में, चाहे ई मंडी की व्यवस्था हो, ई मंडी के साथ उसको कहीं दूसरी मंडी में ले जाने की बात हो। परंतु आज अगर हम देखें, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, उसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट को शीघ्र पहुंचा सकते हैं। आज उस गति के अंदर देश आगे बढ़ा है। सीएम सैनी ने कहा कि आज हम किसानों के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री टूरिज्म सेंटर के पार्ट 2 के उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार पोषण उत्सव नामक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इस सेंटर का निर्माण किया गया है। ये लोगों को किसानी के बारे में बताने का अच्छा माध्यम है। इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इससे ये भी पता लगेगा कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार खेती करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के जरिए पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी दिशा में प्रयास किए हैं और यूएनओ में भी अपनी बात रखी कि हमें मिलेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि परिवहन व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नई दिल्ली में बैठक से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं और परिवहन सुधार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 80% सड़क हादसों के लिए मानवीय गलतियां जिम्मेदार हैं, जिनमें ड्राइवरों की अत्यधिक थकान एक बड़ी समस्या है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों के किनारे आराम गृह बनाए जाएं, जहां ड्राइवर थोड़ा आराम कर सकें और खाने पीने की बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि हरियाणा टूरिज्म के साथ मिलकर सार्वजनिक परिवहन में गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की तर्ज पर खानपान सेवाओं को सुधारने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। जो रोड एक्सीडेंट है वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, तो ह्यूमन एरर कम किया जा सके उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। उसके कई कारण हैं कि ज़्यादा देर तक काम करते हैं, थकावट होती है, कहीं पर कोई अच्छी जगह नहीं है, तो रोड साइड पर है अच्छे जो रेस्ट हाउसेस बनाने चाहिए, जहाँ पर जो यात्री हैं, जहाँ जो ड्राइवर्स हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ी देर आराम भी कर सकें, फ्रेश भी हो सकें, और अच्छी क्वालिटी का कि टूरिज्म के साथ टाई अप करने की कोशिश की जाए। तो रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को अच्छा खाना खिला रही है, तो जिस पैटर्न पे जैसे उन्होंने कॉरपोरेशन बनाई हुई है, अगर रेलवे खिला सकती है तो हम क्यों नहीं खिला सकते।
परिवहन मंत्री ने ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुई बैठक पर बात करते हुए बताया कि गाड़ियों की ओवरलोडिंग रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। नई सड़कों ने राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग थी, उसमें भी मैंने एक सुझाव दिया, और जो सारे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशनों के आए हुए थे, कि सब कुछ आप भी अपने लोगों के लिए कुछ नियम बनाएं। आप ओवरलोडिंग गाड़ियां मत चलाएं। आप जो है ओवर साइज की गाड़ियां मत चलाएं। और जो आपका स्टाफ है उनके वर्किंग आवर्स भी आप लिमिटेड करें, ताकि वो उसको किया जा सके। आप खुद अपने लिए अपने कुछ नियम बनाएं। तो उस चीज़ को भी सबने लाइक किया। सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हरियाणा के प्रतिनिधि के तौर पर शिरकत की। सम्मेलन के एक सत्र में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, जो भारत की संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के हर कोने में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के विकास और अवसर की भूमि बन गया है, जहां प्रवासी भारतीयों के लिए सड़कों के जाल, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सर्वोत्तम माहौल देना संभव हुआ है। देश की 2/3 यात्री कारों का निर्माण हरियाणा में होता है। हमें देश की वाहन निर्माण राजधानी का भी दर्जा मिला हुआ है। देश का तीसरा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हरियाणा ही है। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों की उपस्थिति हमारी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा अपनी प्रगति पर गर्व करता है और हरियाणवी प्रवासी की अमूल्य भूमिका को पहचानता है। हम प्रवासियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस से प्रेरित एक कार्यक्रम हरियाणवी महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक हरियाणवी सभा प्रवासी भारतीयों से विचारों व सुझावों को इकट्ठा करने का काम कर रही है, जहां वैश्विक स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले हरियाणवी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा आने का न्योता देते हुए कहा कि हम मिलकर हरियाणा को एक बेहतरीन आर्थिक केंद्र बनाने के साथ ही सांस्कृतिक गौरव व एकता का केंद्र भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। इस चैनल को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। यह चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधियों पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती का आभार जताते हुए कहा कि हर बार प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी दी है। कुंभवाणी चैनल श्रोताओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का काम करेगा। इसके माध्यम से कुंभ का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचेगा। आकाशवाणी ने सदैव एक लोक प्रसारित की भूमिका निभाते हुए भारतीय संस्कृति, धरोहरों और परंपराओं को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ जाति, पंथ और भेदभाव से परे है और महाकुंभ एकता का संदेश फैलाता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए FM चैनल ने, प्रसार भारती के FM चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी, और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
महाकुंभ की कवरेज को लेकर प्रसार भारती ने खास इंतजाम किए हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने बताया कि महाकुंभ से जुड़े डिटेल कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष तौर से टीमें तैयार की गई हैं। इस स्थिति की पूरी कवरेज के लिए 40 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। हमारे दोनों, जैसे ये कुंभवाणी का रेडियो चैनल है, इसके साथ साथ हमारा जो डीडी नेशनल है और डीडी न्यूज़ है, वो लगातार इसको पूरे कुंभ को, पूरे जो विभिन्न स्नान के उत्सव हैं और जो कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों द्वारा जो विभिन्न आयोजन होते हैं, उन आयोजनों को भी उनका सजीव प्रसारण और उनका जो है रिकॉर्डेड प्रसारण दोनों तरह से वो पूरे कुंभ के समय में चलाता रहेगा। हमने विशेष टीमें लगाई हैं, 4 से अधिक प्रोडक्शन सेंटर और सुविधाएं यहाँ सृजित की हैं ताकि इस सनातन परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करनाल में 59 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट मैदान और महिला आश्रम शामिल है। सेक्टर 32 में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किए गए ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसके साथ ही 5 कोर्ट वाला बैडमिंटन हॉल, शावर रूम, लॉकर रूम की भी सुविधा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के दम पर पदक जीतकर देश प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें आधुनिक सुविधाएं देने में कोई कमी न रखें। इसी कड़ी में आज इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में, तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने लोहारू में छात्रा की आत्महत्या के मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को पत्र लिखा है। इस पत्र में मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने की सिफारिश की है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने पंचकुला में बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। वे NRI मामलों के निपटान के सिलसिले में पंचकुला आई हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आयोग के पास NRI लोगों की शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हनी ट्रैप और झूठी शिकायत करने वाली महिलाओं पर भी महिला आयोग कार्रवाई कर रहा है। रेणु भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए आयोग ने हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। कुछ पिछले दिनों में करनाल में एक हियरिंग सेशन रखा था जिसमें एक NRI केस आया था। हमने उस केस में अपने काम के मुताबिक थोड़ी सी सख्ती की। NRI बॉय से हमने फ़ोन पर बात की, उसके पेरेंट्स को हमने आगे कार्रवाई उनके खिलाफ करने की ये सब बात जब रखी तो ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो को देखते हुए धड़ाधड़ हमारे पास 9-10 केस इस तरह के आए। 8-8 साल से बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ससुराल वालों ने निकाल दिया। तो आज हमने कुछ केसेस की डेट रखी थी अपने पंचकुला ऑफिस में 9 और 10 तारीख को। तो उनमें आज 2-3 मामले जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई वो हमने सुने। दुख की बात यह है कि हर केस में पेरेंट्स एक ही बात करते हैं, हमारा तो अपने बेटे से वास्ता नहीं, हमें पता ही नहीं वो कौन सी कंट्री में है, हमसे तो फ़ोन पे ही नहीं बात करता। ये बहुत दुख की बात है। और फिर जब हम CDRs निकालते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं तो सारा कनेक्शन दिखता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और अन्य महिलाओं के विचारों से सशक्तिकरण मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गए 2 विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में चल रहा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि विधानसभा की कार्यशैली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में काम करने वालों की मेहनत से ही संस्थाएं आगे बढ़ती हैं। हम सभी को अधिक से अधिक ज्ञान निरंतर अर्जित करते रहना चाहिए और उसे दूसरों के साथ साझा भी करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हमें बदलते समय के साथ विधायकों व प्रशासन में समन्वय बिठाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। विधानसभा सदस्यों को महत्वपूर्ण फीडबैक देने का कार्य सभी अधिकारी व कर्मचारी करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण हमारे कौशल और प्रतिभा को और अधिक बेहतर बनाने एवं ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका ये प्रमुख एक केंद्र बिंदु है, जिससे जहां पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं, परंतु उसमें जो विधानसभा सचिवालय की जो टीम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से उनका एक मार्गदर्शन, सभी एक असिस्टेंस जो मिलती है सभी मेंबर्स को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है वो बढ़े, उनकी कैपेसिटी और बढ़े, काम करने की उनकी योग्यता बढ़े, उस नाते से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि एक सफलतापूर्वक 8 सत्र इन 2 दिनों के अंदर उनका आयोजन हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने प्रेरणा और कार्यालय शिष्टाचार के बारे में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा के विशेषज्ञों ने विधानसभा के विभिन्न क्रियाकलापों की विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद HMPV को लेकर हरियाणा अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT एंड PCR लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। PGI MS रोहतक में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। PGI के आपातकालीन विभाग की इंचार्ज डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि संस्थान में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में 20 बिस्तर तैयार किए गए हैं। हर बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ICU में 4 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वायरस में बुखार और निमोनिया जैसे ही लक्षण हैं। बेड के ऊपर अलग से एक ऑक्सीजन पॉइंट सर, सक्शन पॉइंट लगवाए गए हैं सर, जो कि ऑनलाइन कनेक्टेड है हमारा जो मेन ऑक्सीजन प्लांट है सर उसके साथ में। ICU डे केयर है सर, उसमें 4 बेड रिजर्व रखवाए गए हैं सर, जो कि आइसोलेशन मतलब करवा दिया गया है उन 4 बेड्स का, कि जैसे ही कोई भी HMPV वायरस से ग्रस्त कोई भी मरीज आता है सर, उसको वेंटिलेटर और ICU की जरूरत है तो हम उसमें शिफ्ट करवा देंगे सर। हमारे पास यहाँ हरियाणा में अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। इसके लक्षण जो है मेन बुखार और कफ और कोल्ड जैसे ही लक्षण है सर, बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण है सर। इस वहीं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने बताया कि नमूना लेने के लिए PGI MS में क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है। साथ OPD में चिकित्सक भी आमजन को जागरूक करेंगे। इस वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है, इसलिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें। हमारे इन्फेंट का ग्रुप है और 2 साल से कम के बच्चों में इन्फेक्शन का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, और या फिर जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हमारी बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा है या कैंसर के मरीज हैं, या कोई डायबिटीज से ग्रस्त हैं, या कोई हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आम जन को जागरूक करेंगे और बताएंगे। दूसरा, आम जन को ये भी कहेंगे कि क्राउडेड कंडीशन से बचें, क्योंकि वायरस जो है बेसिकली इसके लिए ये विंटर का मौसम जो है ना, वायरस पनपने के लिए एकदम से बहुत ही वो है कि जिसमें वायरस पनपता है।
तो ये हमने किया है। दूसरा ये है कि हमारे पास HMPV संक्रमण का प्रदेश में अभी कोई भी मामला नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से निपटने के लिए अलर्ट है और हालात पर नजर बनाए हुए है। भिवानी के नागरिक अस्पताल में एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टरों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि ये संक्रमण छींक और खांसी से एक से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। एक बार छींकने पर 1.5 मीटर तक उसका प्रभाव रहता है। ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। 5 साल से कम आयु के बच्चों और बुजुर्गों को इस संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी रखने की ज्यादा जरूरत है। कैंसर व शुगर के मरीजों को भी इससे ज्यादा खतरा है। हालांकि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। करीब 70 से 80% मामलों में पीड़ित खुद ही ठीक हो जाते हैं। समस्या होने पर लोग अधिकृत डॉक्टर को ही दिखाएं। छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा हमारे जो पार्टिकल वायरस है लेस देन 5 माइक्रोग्राम होते हैं और एयर में घूमते रहते हैं, उसको एरोसोल कहते हैं। उस एरोसोल में जब भी कोई आदमी जाता है इनहेलेशन के द्वारा हमारे डायरेक्ट लंग में चले जाते हैं। इसके इनोकुलेट करके इन्फेक्शन करते हैं। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए, इसके प्रिवेंट करवाने के लिए हमने कफ एटिकेट्स का सावधान रखना चाहिए। कफ एटिकेट्स ये होते हैं छींकते टाइम में और खांसते टाइम में हमने कपड़ा लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस क्योंकि हम छींकते खांसते टाइम में 1.5 मीटर तक हम छींक दूर जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने सोशल डिस्टेंस जरूरी है। पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, HMPV वायरस हो भी जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं होती। इसमें 70-80% पेशेंट अपने आप ही रिकवरी हो जाती है। लेकिन हमने जो सावधानी बरतनी है, खास करके जो बच्चे होते हैं 5 साल से और 60 साल से बड़े, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट है, उनमें ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें हमने लोगों को सलाह देते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें। महेंद्रगढ़ की श्री कृष्णा बाबा गुदड़िया गौशाला में चल रहे 5 दिवसीय सांग एवं रागनी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि ये गौ, गंगा और गीता की सरकार है। हमारी सरकार ने गौ सेवा आयोग का 100 करोड़ रुपए से बजट शुरू किया था, जो अब बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर गाँव और गौशाला के लिए अनुदान दे रही है। इस मौके पर उन्होंने गौशाला को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। गीता की सरकार है। हमने जो गौ सेवा आयोग का जो बजट है 100 करोड़ से शुरू करा था, आज 550 करोड़ रुपए का बजट गौ सेवा आयोग में। तो मैं हर तरीके से हर गौ के लिए, हर गौशाला के अंदर, चाहे नंदी के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ अनुदान हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो मैं यही कहूंगा कि आज सब सरदार ने जो बात कही है, और मैं शर्मा जी ने पहले ही कह दिया कि विपुल गोयल को जो चेक बुक और पेन देने वाले भी यही है, तो इस पे लिखने वाले भी, जो शर्मा जी ने कह दिया वो फाइनल है। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ आवास पर पहुंचे। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल को अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के अलावा दीवान कॉलोनी वासी भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिले। विमला यादव एक्स सरपंच आनावास और किशोरी लाल जी एक्स फोरमैन, हमारे 7 गौशालाओं में 5100 रुपए का चेक विपुल गोयल जी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री की उपस्थिति में 7 गौशालाओं को दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय पुलिस बलों को स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने ब्यूरो के 6 प्रभागों की उपलब्धियां, चल रहे कार्यों और भविष्य की रूपरेखा की भी समीक्षा की। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की दिशा में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों का
भी जायजा लिया। एनसीआरबी जेल अधिकारियों एवं फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपराधियों के काम करने के तौर तरीकों का विश्लेषण करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ब्यूरो को जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर उन पर अनुसंधान करना चाहिए और उनके समाधान खोजने की दिशा में विशेष काम करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे की चपेट में दिखा। इस कारण सड़कों पर सामने से आती हुई गाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अब थोड़ा आसमान साफ है, लेकिन कोहरे की परत अब भी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। सर्द मौसम और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं हरियाणा के अधिकांश जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पंजाब में कड़ाके की ठंड के कारण मोगा में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया। 6 जिलों का तापमान 4 डिग्री से भी कम रहा। कोहरे से पिछले सप्ताह से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर रेलवे की अधिकतर गाड़ियां देरी से चल रही हैं। इस कारण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को भीषण सर्दी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रा से पहले ट्रेनों का स्टेटस चेक कर लें। आज कोहरे की वजह से विमान सेवाएं भी बाधित हुई। पालम, अमृतसर, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, ग्वालियर इन सभी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 रही। इसके चलते कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।